हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इजी। और आज हम लोग अपने लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लास्ट टॉपिक को, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 होने वाला है और इसमें हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, दूसरा अकाउंट्स के बारे में, और तीसरा हमने डिस्कस किया था कैपिटल के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसेट्स की, तो एसेट्स क्या होता है? एसेट्स एक ऐसा बेनिफिट है जो कि आपके बिजनेस को मिलता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा है, कैश या बेनिफिट फ्यूचर में, उसी को हम क्या कहते हैं? एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एनी थिंग विच विल अनेबल्स, जो हमें समर्थ बनाता है किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को, किस लिए? टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर। ठीक है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। दूसरा चीज आप इसमें ध्यान में रखेंगे कि जो एसेट्स होता है, एसेट्स जो है बेसिकली आपके एसेट्स पर बेसिकली कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होगा? बिजनेस एंटिटी का। और दूसरा, एसेट्स के ऊपर जो एसेट्स का ओनर होता है वो भी कौन होगा? बिजनेस एंटिटी ही होगा। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? एसेट्स बोलेंगे बिजनेस का, अदरवाइज वो बिजनेस का एसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन फीचर्स होने चाहिए उस एक पर्टिकुलर चीज में। अगर ये तीन फीचर्स हैं तो हम उसको एसेट बोलेंगे बिजनेस का। क्लियर है? अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि एसेट्स क्या हो सकता है। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टीआर। टीआर बोले तो टीआर का मतलब होता है ट्रेड रिसीवर्स। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो ये क्या हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं एसेट्स के, बेसिक एग्जांपल्स हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं बट ये बेसिक्स हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके अलावा एक तो आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट, जो मोस्टली यूज़ किए जाने वाले चीज़ें हैं जो आप अकाउंट्स में पढ़ोगे। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है इन्वेंट्री। तो ये भी आपके एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं? ये एसेट्स के एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें ये इन्वेंट्री जो है ये आपका बेसिकली करंट एसेट होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको बता ही देता हूँ मैं लगे हाथ कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। एसेट्स जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनसे हमें मोर देन मतलब कि 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिट मिलता है, उसको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। और ये मेनली जो है रीसेल के पर्पज से परचेज नहीं किया जाता है, इसको आप लोग यूज़ करने के पर्पज से परचेज करते हैं बिजनेस में। और दूसरा आपके पास करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स होते हैं जिनको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। और ये बेसिकली जो है रीसेल पर्पस के लिए ही परचेज किया जाता है। नॉन करंट एसेट्स के दो टाइप्स हैं आगे फर्दर, एक टेंजिबल एसेट्स होता है और एक इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप देख छू सकते हो, दैट इज फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका होता है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि बिजनेस के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं, किस पर्पस के लिए? ताकि वो क्या की जा सके? बिजनेस में यूज किए जा सके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज किए जा सके। और इनका जो यूज है वो रीसेल के पर्पज से नहीं होता है। आगे ये आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। और एक होता है आपके पास इनटेंजिबल एसेट जो डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले एग्जांपल क्या है आपके पास? लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्लियर है। और अगर मैं बात करूं इनटेंजिबल एसेट्स की, तो इसके एग्जांपल्स है गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हो गए। अब अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनका यूज जो है आप इस पर्पस के लिए कर रहे हो टू कन्वर्ट
इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 साल के अंदर-अंदर, ठीक है? इसके हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंटरीज़, ठीक है? अगला है आपके पास, अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये गुडविल क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आया था गुडविल, तो गुडविल होता क्या है? वो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है बिज़नेस की वो एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है? बिज़नेस की वो एक्स्ट्रा वैल्यू दैट कम्स फ्रॉम गुड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी और ब्रांड नेम, ठीक है? ये मैंने क्या कहा, ये बिज़नेस की वैल्यू है, बिज़नेस की। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बिज़नेस है मान लो 12 लाख का है, बट आप अपने बिज़नेस को अगर 15 लाख रुपए में बेच रहे हो, तो वो जो 3 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा लिए हैं ना, बिज़नेस की वैल्यू में से वो 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा लिए हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? गुडविल ट्रीट करते हैं। और ये जो गुडविल है, ये किस वजह से बनी हुई है? ये बनी हुई है उस फर्म की, उस बिज़नेस एंटिटी की अच्छी रेपुटेशन की वजह से, कस्टमर की लॉयल्टी की वजह से और उसके ब्रांड नेम की वजह से। तो उसको हम लोग गुडविल ट्रीट करते हैं। अगला आपके पास क्या है? ट्रेड रिसीवर्स, जो कि ये है। ट्रेड रिसीवर्स क्या होती है बेसिकली? ट्रेड रिसीवर्स जो है, वो एडिशन होता है किस-किस का? एक तो बिल रिसीवेबल्स का और एक डेटर्स का। मतलब 2 चीज़ें आपके पास, एक बिल्स रिसीवेबल और एक डेटर्स। इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? ट्रेड रिसीवेबल मिल जाता है। तो अब बात आती है कि भाई ये जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं और ये जो डेटर्स हैं, ये क्या होते हैं फिर? तो अगर मैं डेटर्स की बात करूँ, तो डेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं उन पर्सन्स को या उन फर्मों को, ठीक है? क्या कहा मैंने? जो डेटर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उन पर्सन्स को, उन लोगों को या उन फर्मों को टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिनको हमने गुड्स बेचा था या सर्विस रेंडर किए थे क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधारी, ठीक है? और उनसे अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? डेटर बोलते हैं। तो डेटर की डेफिनेशन क्या है? सिंपली डेफिनेशन क्या है कि डेटर वो पर्सन या वो फर्म होते हैं जिनको हमने गुड्स बेचे थे या सर्विस रेंडर की थी उधारी, और उनसे अभी तक हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो जिन पर्सन से अभी हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है, उनको हम क्या ट्रीट करते हैं? डेटर ट्रीट करते हैं। मतलब उनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? डेटर है, ये फर्म का डेटर है। इसके बाद से एक वर्ड आता है आपके पास बिल्स रिसीवेबल्स। तो बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं? व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रोन, जब एक बिल, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये एक ऐसा आपका एक समझ सकते हो कि सर्टिफिकेट है, ठीक है? जिसको कौन लिखता है? जिसको लिखा जाता है डेटर्स के ऊपर, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। मतलब कि जो फर्म है वो डेटर के लिए एक बिल लिख देती है, ठीक है? और डेटर उसके ऊपर साइन कर देता है। बिल्स में वो बेसिकली क्या होता है? अगर मैं बिल्स रिसीवेबल्स की बात करूँ ना, तो बिल्स रिसीवेबल में बेसिकली क्या होता है? इसको मैं BR ही लिख देता हूँ, बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है? तो ये बिल्स रिसीवेबल बेसिकली क्या होता है? एक बिल होता है, ठीक है? एक ऐसा सा स्लिप होता है और इसके अंदर जो है उस कस्टमर का नाम होता है, उसके बाद से अमाउंट जो कि उसने पे करना है, ठीक है? किस डेट पे पे करना है उसने, ड्यू डेट क्या होगी, इस चीज़ के बारे में मेंशन किया जाता है बेसिकली, ठीक है? मतलब ये भी हम जो है किसको देते हैं? डेटर्स को ही देते हैं। मतलब अगर मान लो आपने अपने डेटर को बिल दे दिया लिख के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिल्स रिसीवेबल्स बोलेंगे। और अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको लिख के नहीं दिया, तो वो हमें उसको हम सिंपली क्या ट्रीट करेंगे? डेटर ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है यहाँ पे बैड डेट्स। अब बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? मान लो आपके डेटर हैं, एक तो है राम और एक है श्याम, ठीक है? राम से मुझे लेने हैं 10,000 रुपये और शाम से मुझे देने हैं 5,000 रुपये, ठीक है? राम ने मुझे जो है 10,000 दे दिए, लेकिन शाम ने मुझे 5,000 जो है वो नहीं दी, ठीक है? तो ये जो अमाउंट है इसको मैं क्या ट्रीट करूँगा? बैड डेट ट्रीट करूँगा। मुझे पैसा नहीं मिला, पैसा मेरा मर गया, ठीक है? इर्रिकवरेबल हो गया, अब मुझे वापस ये पैसा नहीं मिलेगा। तो वही बोल रहे हैं कि आपका जो अमाउंट जो कि रिकवरेबल है, मतलब जो आपको नहीं मिलेगा, अब आप इसकी रिकवर नहीं कर सकते हो, बिकम्स इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, डेटर से, एंड इट इज ट्रीटेड एज अ लॉस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? लॉस की तरह ट्रीट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? तो होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपने पेमेंट कर दिया है एडवांस में, तो एडवांस पेमेंट को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है? कि आपने पैसा जो है एडवांस में पे किया है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी क्या है भला? लाइबिलिटी का मतलब होता है, लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ओब्लिगेशन, ठीक है? वो आपके फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस होती हैं या फिर डेट्स होते हैं जो कि बिजनेस ने ओन किया होता है आउटसाइडर से, मतलब जिनको बिजनेस ने बेसिकली पेमेंट करनी है, ठीक है? आउटसाइडर को। अब ये जरूरी नहीं है कि जो लाइबिलिटी है, दायित्व जो है, ये
एक्सटर्नल ही हो, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। तो लायबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि आप किसी को पेमेंट करोगे, मतलब आपने किसी से उधारी लिया है, बेसिकली उधारी होता है। लायबिलिटी से मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिकली उधारी ही होता है। उधारी को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लायबिलिटी बोल रहे हैं। अब ये लायबिलिटी जो उधारी है, आप किसी से भी ले सकते हो, मतलब अपने इंटरनल पर्सन से भी ले सकते हो और एक्सटर्नल लोगों से भी ले सकते हो। इंटरनल कौन होते हैं, लाइक ओनर, ठीक है, बिजनेस और जो ओनर, एक हमारे पास प्रिंसिपल आता है, ठीक है, सेपरेट एग्जिस्टेंस का, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस जो है ना, बिजनेस का सेपरेट एग्जिस्टेंस है फ्रॉम इट्स कस्टमर, सॉरी फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस का सेपरेट एग्जिस्टेंस है इसके ओनर से। और ये हम क्या करते हैं, ये हमारा एक प्रिंसिपल बोलता है। तो उस प्रिंसिपल के अनुसार वो क्या कहता है कि बिजनेस जो है, बिजनेस एंटिटी जो है, इज हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर। अपने ओनर से इसका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, सेपरेट है। मतलब कि हम यहाँ पर बिजनेस को भी एक बंदा मानेंगे, ठीक है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम बंदा मानेंगे, ये एक पर्सन मानेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो हम इस बिजनेस को एक क्या मानेंगे, इंडिविजुअल मानेंगे, एक अलग बंदा ट्रीट करेंगे, और ओनर अलग बंदा होगा। अब ओनर ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया, तो हम क्या कहेंगे कि बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है। मतलब अब बिजनेस को जो है वो पैसा वापस करना पड़ेगा। और पैसा अगर उधारी लिया है, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट कर, उसको हम कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी में। अभी बताया आपने कि अगर बिजनेस किसी से भी पैसा लेती है उधारी, ठीक है, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर ओनर से अगर पैसा लिया है, तो उसको हम उधारी ट्रीट करेंगे। लेकिन इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है, ये आउट एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है, ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटी जो ओनर की होती है, उसको हम बेसिकली कैपिटल में शो करते हैं, ठीक है, कैपिटल के अंदर शो करते हैं। तो अभी समझ में आया, जो कि अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में भी कैपिटल के बारे में कवर किया था, उसमें हम उसको शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं, जो हमने आउटसाइडर से लिया है पैसा, और जिसको हमने पेमेंट करनी है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक होता है आपके पास करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ इंटरनल की, तो मैंने बताई दी। इंटरनल कौन सी होती है, अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे द प्रोप्राइटर या ओनर को, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे कि कैपिटल हो गया, एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस की। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अभी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, तो ऑल अमाउंट जो कि बिजनेस एंटिटी ने पे करना है आउटसाइडर्स को, ठीक है, ऑल अमाउंट, वो सारा सारा अमाउंट जो कि एक बिजनेस एंटिटी को पे करना है आउटसाइडर को, ठीक है, आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। उनको ही हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, और लोन्स हो गया, ठीक है। इसके दो टाइप्स हैं, एक तो है लॉन्ग टर्म्स या आपके लॉन्ग टर्म्स और नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक होता है आपका करंट लायबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स या नॉन करंट लायबिलिटीज कौन से होते हैं, विच फॉल्स फेल ड्यू, जिनकी ड्यू डेट जो है, ड्यू का मतलब होता है जिनकी पेमेंट जो है हमें करनी है नॉर्मली मोर देन 1 ईयर, एक साल के बाद। जिनकी पेमेंट हमने नॉर्मली एक साल के बाद करनी है, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग टर्म्स लोन्स हो गया, जो कि आपने 4 साल, 2 साल, 3 साल के लिए लिया है, और डिबेंचर्स हो गए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जिनकी पेमेंट जो है नियर फ्यूचर में करनी है। नॉर्मली ये कितना होता है, एक साल के अंदर अंदर करनी होती है। जैसे कि ट्रेड पेबल्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, ठीक है। अब इनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रेड पेबल्स की, तो ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, जैसे हमने वहां पे देखा था ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर्स कौन होते हैं, जिनसे बिजनेस ने पैसा लेना है, ठीक है। इसी तरह ट्रेड पेबल्स कौन से होते हैं, जिनको बिजनेस ने पैसा देना है। बेसिकली जिनसे बिजनेस ने सामान उधारी खरीदा है ना, गुड्स अपना हो गया या सर्विस हो गया, अगर वो उधारी खरीदा है और उसके बदले में अगर पेमेंट करनी है, तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, ट्रेड पेबल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड पेबल जो है वो एडिशन होता है किसका, क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का। दो चीजें हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रेड पेबल मिलेगा। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं उन पर्सन या फर्मों को, ठीक है, फ्रॉम हुम, जिनसे गुड्स हैव बीन परचेज, गुड्स परचेज किया है या फिर सर्विस जो है प्रोवाइड किया है, ठीक है, मतलब कि जिनसे हमने सर्विस ली है। तो ये दो चीजें हैं आपके पास, वो पर्सन या वो फर्म जिनसे आपने गुड्स परचेज किया है या फिर सर्विस लिए हैं क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, और जिनकी अभी पेमेंट नहीं हुई है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं की है, उनको आप क्या ट्रीट करते हो, क्रेडिटर ट्रीट करते हो। अगला है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कौन होते हैं, बेसिकली जिनके लिए आपने क्या किया है, मतलब जिनसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, उनको आप लोग क्या कह देते हो, बिल्स पेबल कह देते हो, ठीक है।
तो ये हो गया आपका बिल्स, ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट आपके पास आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेसिकली, अगर आपका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है, आपने बैंक के साथ बहुत अच्छे, जैसे आप बैंक को क्या करते हो, डेली बेसिस पर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत अच्छी है, तो बैंक आपको क्या देती है, फैसिलिटी देती है कि आपके पास जितना अमाउंट है ना, उससे ज़्यादा का अगर अमाउंट आपको चाहिए तो वो निकाल सकते हो, लेकिन वो लिमिट देता है कि आप इतना अमाउंट जो है निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में मान लो 10 के हैं और आपको इंस्टेंट ज़रूरत है 12 के की, ठीक है, और बैंक ने आपको क्या कह रखा है कि भाई आप जो है हमारे से 3 के तक एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, ठीक है, तो आप इजीली उसमें से क्या कर सकते हो, 12 के निकाल सकते हो, क्योंकि 10 के आपका पड़ा ही है और एक्स्ट्रा आपने 3 के निकालने हैं, तो 3 के में से आपने सिर्फ 2 ही के निकाले, तो वो जो 2 के आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया है ना, वो क्या होगा, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा बेसिकली, ठीक है। अगर मान लो आपको जरूरत है 4 के की, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें से कितना निकाल सकते हो, 13 के ही निकाल सकते हो, जो कि आपको लिमिट दे रखी थी 3 के की, उतना आप निकाल सकते हो, उससे ज्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो वो एक्सेस अमाउंट जो आप निकालोगे वो क्या कहलाएगा, बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है बैंक्स के द्वारा, ठीक है, और वो भी किसको, अकाउंट होल्डर को, ठीक है, कि वो विड्रॉ कर सकता है मोर अमाउंट देन इज अवेलेबल, जितना उसके पास अवेलेबल अमाउंट है, बैंक बैलेंस है, जो बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा का अमाउंट वो निकाल सकता है, लेकिन वो अमाउंट क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है, अप्रूव्ड लिमिट के साथ, मतलब अप टू अप्रूव्ड लिमिट। यहाँ पे हमारे एग्जांपल में अप्रूव्ड लिमिट कितनी थी, 3 की, तो 3 के तक वो इजिली निकाल सकता है, ठीक है। अपना उसका खुद का बैलेंस कितना था, उसका खुद का बैलेंस था वहाँ पे 10 के, लेकिन वो कितना निकाल सकता है एक्स्ट्रा अमाउंट, 3 के तक वो निकाल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेसिकली ये वो ये वो अमाउंट होते हैं जो कि आपने पेमेंट करनी है, मतलब आपने जो है मान लो किसी पर्सन से सर्विसेज ले ली हैं, ठीक है, आप उसकी आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो आप क्या कहोगे उस चीज़ को कि ये हमारा क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कि अभी पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने क्या करा, रेंट पे, मतलब आपका जो बिल्डिंग है वो क्या है, रेंट पे ले रखा है आपने, अपना जो बिजनेस बिजनेस के लिए जो बिल्डिंग है वो आपने किस पे ले रखा है, रेंट पर ले रखा है, ठीक है, तो इसका रेंट आप पे कर रहे हो, इसका जो रेंट है 1 महीने का है वो 1000 रुपये, और आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 11 महीने का ही रेंट पे किया, जो कि 11,000, और बेसिकली आपको कितने महीने का रेंट पे करना होता है, 12 महीने का पे करना होता है, तो जो 1 महीने का आपने पे नहीं किया है 1000 रुपये, वो क्या माना जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, और जिस दिन आप वो पे कर दोगे उस दिन वो आउटस्टैंडिंग हट जाएगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोज एक्सपेंस होते हैं दैट हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है यहाँ पे, ये भी समझने वाली बात है। देखो बिजनेस के अंदर जो है अकाउंटिंग पीरियड आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, करंट कैलेंडर ईयर, मतलब कि 1 अप्रैल जो आपका एग्जिस्टिंग ईयर है वो से लेकर 31 मार्च अगले साल वाला, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी क्या चल रहा है आपका 25, तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्या रहेगा, 1/4/2025, और इसका क्लोजिंग कब रहेगा, 31/3/2026, ठीक है। तो ये क्या है आपका 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो 12 महीने का जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर अगर आपने इस 12 महीने के लिए अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें 11 महीने की पेमेंट की है या 8 महीने की, 9 महीने की पेमेंट की, मतलब 12 से कम की पेमेंट की है, तो जो आप पेमेंट नहीं करते हो जितना, जैसे कि हमारे केस में कितने महीने की पेमेंट करनी चाहिए थी, वैसे 12 महीने की, ठीक है, लेकिन हमने पेमेंट कितने की करी है, सिर्फ और सिर्फ 11 महीने की, तो 1 महीने का क्या हो गया यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर हुए हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट जो है नहीं की गई है, ठीक है, पीरियड खत्म होने का, ठीक है, आपका 12 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो गया लेकिन आपने उसमें से अभी तक पेमेंट नहीं की है। जैसे कि यहाँ पर आपने 31 मार्च आ गया था लेकिन अभी तक आपने 1 महीने की जो है वो पेमेंट अभी तक स्टिल नहीं करी है, तो आपका क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। क्लियर है। इसके बाद से हम थोड़े से ना एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ना एक आया था यहाँ पे डिवेंचर, एक वर्ड आया था यहाँ पे डिवेंचर। तो ये डिवेंचर क्या होता है बेसिकली, डिवेंचर जो है ये भी लोन होता है, ठीक है, लेकिन ये जो लोन है ना, ये लोन के आप लेते हो किसके बदले में, एक सर्टिफिकेट के बदले में, ठीक है, मतलब आप एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जिससे आप लोन ले रहे हो। मान लो ये आपका बिजनेस है, वैसे ये बिजनेस में नहीं होता, कंपनी में होता है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो ये आपका बिजनेस है, ये एक पर्सन है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस पर्सन से मान लो 10 लाख का लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या कहा कि ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर, ठीक है, और इसके बदले में तुम मुझे क्या करो, 10 लाख रुपए दे दो। इस सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर में जो है वो अमाउंट लिखा होता है कि कितना लोन लिया है,
वो ड्यू डेट लिखी होती है कि कब पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट रेट लिखा होता है कि कितना इंटरेस्ट देंगे इसके ऊपर हर साल, ठीक है, और भी जो कंडीशंस वगैरह वो सारी सारी इस सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर पर लिखी होती है। तो इस सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर पे अगर आप कोई लोन लेते हो ना बेसिकली जब आप ये सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर इशू करके लोन लेते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। मतलब आपने लोन ही लिया इसमें भी, बट आपने क्या इशू करा है इसके बदले में, सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर इशू कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके का लोन है जिसके बदले में आप क्या ले रहे हो, पैसे ले रहे हो पर्सन से, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वो भी हमारी लाइबिलिटी ही होती है, ठीक है। तो होप कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, मतलब ये हमारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।